कड़ाके की ठंड में एग्जाम का फीवर ऑन है दोस्तों। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इस कड़ाके की ठंड में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हुए गर्माहट लाते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है टॉपिक आप लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो वो बाउंस बैक करता है। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं दोस्तों। ये जो रे आता है इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो टकरा के रे वापस जाता है इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और यहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकली एक लाइन बनाते हैं जो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहता है। तो इस इंसिडेंट रे और इस परपेंडिकुलर लाइन जिसका नाम है नॉर्मल, उसके साथ जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट आप बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? दो स्टेटमेंट है जिसे याद रखना है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये और ये तीनों जो ये रेज है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पर आता है। ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ भी आप जानते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों हमेशा इक्वल होगा। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को देखिए और कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये एंगल 40 दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कमेंट में जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को, बताइए कि आपका आंसर क्या है और फिर मिलाइए कि आपने जो आंसर सोचा, जो कांसेप्ट सोचा और जो रियल में आंसर है, क्या वो टैली कर रहा है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग। ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो है 40 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। आप यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपने जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किया तो आप याद रखिएगा इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मतलब ये होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि 40 डिग्री नहीं है दोस्तों, वो है 50 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका आंसर होगा 50 डिग्री। क्या आपका आंसर राइट है? जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक। हम लोग अपना चेहरा देखते हैं किसमें? मिरर में। मिरर कितने तरह का पढ़े हैं हम लोग क्लास 10 में? 3 तरह का मिरर पढ़े हैं। क्या क्या हो 3 तरह का मिरर? एक है प्लेन मिरर, दूसरा है कॉनकेव मिरर और तीसरा है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है प्लेन मिरर की दोस्तों, इसको आपको दिमाग में लॉक रखना है बिल्कुल। ये प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा प्लेन मिरर से वो इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? हमेशा इक्वल होगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। इक्वल होता है, जैसे कॉनकेव मिरर में भी इक्वल होता है। कब? जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है, सेम साइज का। लेकिन इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल हमेशा किस मिरर में होता है? जल्दी से कमेंट बताइए। होता है प्लेन मिरर में। और प्लेन मिरर में क्या होता है? इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। कोई कंफ्यूजन नहीं है प्लेन मिरर को कि जो इमेज होगा रियल होगा कि वर्चुअल होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। जो प्लेन मिरर है उसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। क्लियर? और इमेज अगर वर्चुअल है दोस्तों तो इमेज हमेशा कैसा होगा? इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा। सीधा मतलब क्या हो रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बन रहा है तो उसे हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। और इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो भी हमेशा सेम रहेगा। किसके केस में? प्लेन मिरर केस में। और अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होगा। आई होप कि प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया। इतना ही प्रॉपर्टी अगर आप दिमाग में रखते हैं क्वेश्चन इजीली हैंडल हो जाएंगे। चलिए दूसरे तरफ के मिरर की तरफ चलते हैं, केव और कॉन्वेक्स मिरर में। अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक शॉट हम लोगों ने बनाया था एक्सपेरिमेंट का, उसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है, अगर आप नए हैं इस चैनल में, तो मैं उस शॉट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जरूर देखिए उस एक्सपेरिमेंट को। बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चलता है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर कैसे होता है। चलिए, तो कॉनकेव मिरर का बिहेवियर क्या है कि इमेज में भी रियल और वर्चुअल। कॉनकेव मिरर में इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। वर्चुअल सिर्फ एक केस में होगा। वर्चुअल सिर्फ एक केस में होगा। कब होगा वर्चुअल? जब ऑब्जेक्ट हमारा F और P, F मतलब फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आता है तभी जो इमेज है वो वर्चुअल होगा कॉनकेव मिरर में। और अगर वो रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है तो इरेक्ट और इन्वर्टेड भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो रियल है तो इन्वर्टेड होगा और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। और दूसरी बात कि मैग्निफिकेशन भी, थोड़ा सर्दी का मौसम है, समझ ही रहे हैं, गला पकड़ लिया है। कॉनकेव मिरर में जो
मैग्निफिकेशन होगा दोस्तों वो 1 भी हो सकता है, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल भी हो सकता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा भी हो सकता है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा ही बन सकता है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज ही बन सकता है, और मैग्नीफाइड भी बन सकता है। तो ये है कॉनकेव मिरर में ऑप्शंस ज्यादा है, वैरायटी ज्यादा है, इसलिए यूज भी ज्यादा होगा कॉनकेव मिरर का। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर आप पढ़ लेंगे, ज्यादा यूज है कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में आते हैं दोस्तों, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इमेज जो होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होगा, ऑलवेज वर्चुअल होगा, ऑलवेज, कभी रियल नहीं होगा, और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, और इसमें हमेशा इमेज जो है वो छोटा बनेगा। आप शॉर्ट्स का लिंक में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव का इमेज जो बनने का तरीका है, और ये जो जिस तरह की इमेज बनता है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है यहां पे, ठीक है दोस्तों। अब इस प्लेन मिरर के सामने एक लेटर है P, तो ये लेटर जब हम लोग इसका इमेज देखते हैं तो वो कैसा नजर आएगा? वो नजर आएगा इस तरह से Q। तो लैटरल का मतलब होता है साइडवेज। क्या होता है? साइडवेज। तो जैसे मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, अगर मैं अपने राइट हैंड को ऐसे उठाता हूं और सपोज कीजिए कि आप मेरा इमेज है, तो आपका कौन सा हैंड उठेगा? आप जरूर हैंड उठाइए। चलिए मैं अपना राइट हैंड उठाता हूं, आप लोग भी अपना हैंड उठाइए, देखिएगा आपका लेफ्ट हैंड मेरे राइट हैंड का इमेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लैटरली शिफ्ट होगी, लैटरली जो है वो इमेज राइट लेफ्ट इसका चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। बात समझ में आ गया? क्योंकि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा प्लेन मिरर में इक्वल होता है, और इस प्रॉपर्टी के कारण जो होता है साइड वाइज शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट राइट, जिसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन है यहां पे कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको एग्जाम में आता है कि राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहला डिफरेंस होता है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर, पर्दा पर ला सकते हैं, जिसके लिए मैंने शॉर्ट्स का लिंक डाल दिया है इस डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कि रियल इमेज किस तरह से स्क्रीन पर आ रहा है। और वर्चुअल इमेज जो होता है उसको आप स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। यह हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होगा दोस्तों? रियल इमेज जो होता है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट यानी कि सीधा होता है। 2 डिफरेंसेस हो गया, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए अब हम लोग अपना जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है कि सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से छोटा छोटा डेफिनेशंस आता है। आप इस डायग्राम को अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने मार्क किया है, जो लेवल किया है, इसको अगर कर लेते हैं तो आप इजीली से डेफिनेशंस लिख सकते हैं। पहला होता है कि हॉलो स्फीयर रहता है, उस हॉलो स्फीयर के बाहर के सरफेस को अगर हम लोग पेंट करते हैं और अंदर के सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। अगर हम लोग अंदर के सरफेस को पेंट करते हैं और बाहर के सरफेस से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई? उसके बाद उस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, उस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं पोल। मिरर के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल। अब क्योंकि ये मिरर एक हॉलो स्फीयर से काटा गया था तो उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसे क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कॉनकेव मिरर होगा उसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें राइट साइड में लेंगे, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, और यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस एक होता है, वो एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल दोनों आ जाएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। एक इमेजिनरी एक्सिस है, लाइन है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखना है। चलिए पहले उस पॉइंट को खोज लेते हैं। उस पॉइंट का नाम है फोकस। यार फोकस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है दोस्तों, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, तो अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल आता है, इस कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करता है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद सभी एक ही पॉइंट पर आके मिलेंगे, और इस पॉइंट पर जहां पर रेज ऑफ लाइट सारे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं फोकस। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा दोस्तों? तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलली आता है और स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सारे पॉइंट लाइन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहीं भी मीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सारे रेज को अगर हम लोग ट्रेवर्स बैक करते हैं, पीछे ले जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि ये लगेगा ऐसा कि वो सारा रेज ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट से निकल रहा था। इस एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब डिफरेंस क्या है? इसका जो फोकस है वो रियल है और इसका जो फोकस है वो वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो है पैरेलली आया, वो रिफ्लेक्ट बैक करके एक पॉइंट पर एक्चुअल में मीट किया, बट यहां पर जब रेज ऑफ लाइट आया और वो लोग रिफ्लेक्ट किया, एक्चुअल में ये रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मीट नहीं किया, बट जब ज्योमेट्रिकली हम लोग उसको ट्रेवर्स बैक किए तो वो एक पॉइंट पर लग रहा है कि मीट कर रहा होगा, लग रहा है, रियल मीट नहीं कर रहा है, इसीलिए वर्चुअल है। क्लियर? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला होता है उसे आपको ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ मतलब पोल से फोकस की दूरी, पोल से फोकस की दूरी से फोकल लेंथ कहते हैं। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मतलब एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होगा। ये आप एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, अब एक चीज और, कॉनकेव मिरर अगर है तो उसका फोकल लेंथ कैसा होगा दोस्तों? उसका फोकल लेंथ हम लोग हमेशा नेगेटिव एज्यूम करेंगे, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए टर्म्स का डेफिनेशन आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ये टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, इन टर्म्स का डेफिनेशन को लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। आई होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है टॉपिक है इस चैप्टर का पहला हीरो, कौन? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, कहां से? लेंस मिरर के पोल से जो दूरी होती है ऑब्जेक्ट की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिप्रेजेंट करते हैं यू से। उसी तरह से पोल से जो इमेज की दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस, रिप्रेजेंट करते हैं भी से। और पोल से जो फोकस की दूरी होती है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। दूसरा जो फॉर्मूला यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है मैग्निफिकेशन का, मतलब एम का, एम एच डैश, इसको आप आई बाई ओ भी लिख सकते हैं दोस्तों, आई बाई ओ भी लिख सकते हैं, या एच आई मतलब इमेज का हाइट बाय एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट भी लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस वी मतलब माइनस ऑफ द इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में लॉक कर लेना है। एक बार आपने फॉर्मूला को दिमाग में लॉक कर लिया तो इस पर आप कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल ये समझना है, लाइट के डायरेक्शन में जब हम कोई डिस्टेंस लेते हैं, जैसे लाइट ऐसे चल रहा है तो लाइट के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, लाइट के लेफ्ट में जो डायरेक्शन लाइट के ट्रैवल जिधर कर रहा है उसके ऑपोजिट जो भी हम लोग डिस्टेंसेस मेजर करेंगे उसको नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर जो भी हाइट लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट होगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ और ये भी समझ में आया होगा कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का है वो नेगेटिव क्यों है और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव क्यों है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव का आप देखिए कि कॉनकेव का जो फोकस है वो किधर लाई कर रहा था, इस डायग्राम में। तो कॉनकेव का फोकस यहां लाई कर रहा था दोस्तों, लाइट इधर ट्रैवल कर रहा था। तो फोकल लेंथ जब हम मेजर कर रहे हैं तो लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर कर रहे हैं। पोल पर अगर हम 0 को रखते हैं 1 2 3 4 5 हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लाइट राइट की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। लेकिन कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस यहां पर है, लाइट इधर ट्रैवल कर रहा है, पोल पर अगर हम रख के फोकस के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो राइट की तरफ ही हम लोग मेजर करेंगे, मतलब लाइट के डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं, इसलिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्लियर? चलिए मिरर फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब मिरर फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन बना के देखते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहां पर एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई, मतलब यू, तो यू हम लोगों ने ले लिया -15 सेंटीमीटर। आप ध्यान रखिए कि आपको यू 95% केसेस में नेगेटिव ही होगा, बिकॉज जब आप एक मिरर को रखते हैं और आप एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली है कि लाइट ऐसे ट्रेवल करेगा, और जब आप इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे पोल पर स्केल को रख के तो लाइट के ऑपोजिट ही ना मेजर करेंगे, लाइट के ऑपोजिट मेजर करना है तो नेगेटिव होना ही है, तो यू विल बी नेगेटिव। अब फोकल लेंथ भी यहां नेगेटिव क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि आप क्वेश्चन में पढ़िए कॉनकेव मिरर बोल रहा है, तो कॉनकेव मिरर का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। अब हम लोग यहां पर मिरर फॉर्मूला पुट करेंगे, 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। आपने u की जगह पर -1 बाई 15 पुट किया, f की जगह पर -1 बाई 20 पुट किया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई वी इक्वल्स टू -1 बाई 15 उधर चला गया, सॉल्व करके यहां पर v आ गया प्लस 60 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव, मतलब इस साइड कहीं पर इमेज बनेगा क्योंकि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है। अब नेचर के बारे में कैसे पता चलेगा? तो m से पता चलेगा। m का वैल्यू -v बाई यू होता है, -60 बाई -15 माइनस माइनस कैंसिल, +4 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में आ रहा है मैग्निफिकेशन, सो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा, और क्योंकि 4 आ रहा है वैल्यू मतलब 1 से ज्यादा तो मैग्निफाइड इमेज होगा। आई होप आपको क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करिए, कहीं पे दिक्कत आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा या कॉन्टैक्ट कीजिएगा हम लोग से। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग जानते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट जो है अपने पाथ से बेंड करता है, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट के फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां पर कुछ पिक्चर्स हैं, आप उसे आराम से क्लियरली समझ सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक इंपॉर्टेंट
टॉपिक है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर एन से रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं कहीं पर उसको म्यू इस लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। आई का मतलब क्या हो जाता है, आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सवाल आता है। जैसे यहां पर अगर आप देख रहे हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये बेंड कर रहा है, तो ये जो रे आया दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर हम साइन आई बाय साइन आर करेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, और उस कांस्टेंट को ही हम लोग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत काम आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो फॉर्मूला है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या एयर भी आप लिख सकते हैं, बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाय वी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों दिया हुआ है 4/3। तो पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, किसका पूछ रहा है, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट मतलब डिवाइड होता है दोस्तों। जैसे आपको आया 25 मार्क्स, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में। सो रिस्पेक्ट हमेशा नीचे रहता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे यहां पर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, और वाटर का कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, तो दिस विल बी 9/8। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी 9/8। एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दो और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा। जैसे मान लीजिए एक है मीडियम ए, ऑप्टिकल डेंसिटी 1.41, एक मीडियम बी, ऑप्टिकल डेंसिटी 1.38। आपसे पूछा जाएगा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38, मीडियम ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41, मीडियम बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38। पूछा जा रहा है किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, मतलब एक ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा। लेकिन यही अगर स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हो तो ये रिलेशन उलट जाता है। मतलब अगर यहां आपसे पूछा जाए कि मीडियम ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 है, मीडियम बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.38 है, तो स्पीड लाइट का किसमें ज्यादा होगा, तो लाइट का स्पीड जो है वो बी में ज्यादा होगा, बिकॉज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चलिए, यहां पर एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है। यहां देखिए रे ऑफ लाइट ए से बी में जब जा रहा है तो सीधा पास हो जा रहा है, करेक्ट। तो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल डेंसिटी ऑब्जर्व कीजिए आप, और बताइए, कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है कि ऑप्टिकल डेंसिटी किसका ज्यादा है, किसका कम है, और स्पीड भी। तो आप देखिए ए से बी में जब लाइट जा रहा है, ए से बी में जब लाइट जा रहा है तो वो सीधा निकल जा रहा है दोस्तों, बेंडिंग नहीं हो रहा है। आप यहां नॉर्मल बना के देखिए, लाइट का बेंडिंग नहीं हो रहा है, यहां पर सीधा निकल जा रहा है। इसका मतलब ए का ऑप्टिकल डेंसिटी और बी का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहां देखिए वो नॉर्मल से दूर जा रहा है, मतलब सी का ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगा वो बी से कम होगा, क्योंकि लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाता है, लाइट जब डेंसर से रेयर में जाता है तब दूर भागता है, आप जानते हैं। इसीलिए डेंसर मीडियम बी है, रेयर मीडियम ए है, और ए और बी का डेंसिटी सेम है, क्योंकि ए से बी के में जाने के दौरान लाइट का बेंडिंग नहीं हो रहा है। क्लियर। और स्पीड के बारे में पूछा जाए तो यहां पर सबसे रेयर मीडियम कौन है, रेयर मीडियम है हमारा सी, तो इसमें लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, और ए और बी क्योंकि डेंसिटी सेम है तो दोनों में लाइट का स्पीड सेम होगा। अब इसी में बोल रहा है कि इसको रीड्रॉ करना है, इसी चीज को आप रीड्रॉ कीजिए, इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कीजिए, ये मान के कि इफ द रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियम ए फॉल्स ऑन मीडियम बी ऑब्लिकली एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम बी इज मोर देन ए, मतलब ए का जो बी का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ए और सी से ज्यादा है। तो ठीक है, ए से बी में लाइट आ रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर में आ रहा है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा, और फिर वो सी में जाएगा जो कि रेयरर है बी से, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। इस तरह से आपको डायग्राम को बना देना है।
जब ऑब्लिकली लाइट गिरेगा। और बोल रहा है कि लाइट अगर नॉर्मली गिरे सरफेस पर तो लाइट अगर सरफेस पर नॉर्मली गिरता है दोस्तों तो सीधा निकल जाता है और सीधा यहां सी से पास हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उसको सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है, फुल मार्क्स उठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर था, उस तरह लेंस भी है दो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। आपको कॉन्वेक्स लेंस पर ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि इसमें वैरायटी ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे, इमेज डिफरेंट डिफरेंट जगह पर बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइज का बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट नेचर का बनेगा। लेकिन कॉनकेव में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा और हमेशा डिमिनिश भी बनेगा, ये आपको याद रखना है। पावर जो और फोकल लेंथ जो होगा किसका, कॉन्वेक्स का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव का पावर और फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट जब पैरेलल आ रहा है, यहां पर फोकस कर रहा है, इसका फोकस यहां है, इसका फोकस यहां है। जैसा मैंने पहले ही कहा, लाइट के डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव। इसीलिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव। इसमें कभी कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहां पर, किसमें, इन केस ऑफ कॉनकेव, इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड बनेगा, पोजीशन कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पोजीशन मैटर करता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बदलेंगे तो इमेज का नेचर बदलेगा, इमेज का पोजीशन बदलेगा। इसमें एक ही कंडीशन ऐसा होता है कॉन्वेक्स में जहां पर इमेज वर्चुअल बनता है। कब? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं, जैसा ही कॉनकेव मिरर में भी हो रहा था। एक बार वर्चुअल बन रहा था जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप जोड़ के पढ़िएगा, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के कंसेप्ट बिल्डअप कीजिएगा तो आपसे कभी गलती होने का चांस ही नहीं है। चलिए आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा, उसी के जैसा है लेंस इक्वेशन, बट आपको एक बहुत ही बारीक चीज पर ध्यान देना है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। लेकिन लेंस इक्वेशन में क्या होता है, -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। लेंस में माइनस लगता है। मिरर का जब बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन हम लोग लिखते हैं -v/u, लेकिन लेंस में जब मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो माइनस नहीं रहेगा। इस छोटा सा चीज को ध्यान में रखना है, अदरवाइज एक ब्लंडर सिली मिस्टेक हो जाएगा और आप मार्क्स वहां पर लूज करेंगे। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समझ में आया? तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है। टेबल में आपके पास u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है एक कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस का यहां पे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम लोग यहां पर ये टेबल हमें दिया गया है और पूछ रहा है कि इसका फोकल लेंथ आप बता सकते हैं क्या? तो फोकल लेंथ कैसे बताएंगे? तो जानते हैं चाहे लेंथ रहे चाहे मिरर रहे, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इक्वल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। क्या यहां पर ऐसा कुछ है? चलिए आप फोर्थ ऑब्जर्वेशन को देखिए दोस्तों। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, ठीक है, वैल्यू सेम है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 40 होगा। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 होता है दोस्तों तो हम लोग आराम से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर पूछ रहा है फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ऑब्जर्वेशन नंबर 3। ये हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में अगर हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहां पे, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 में अगर हम लोग आए तो इसमें देखिए u है -30 और v है +60। तो m कितना हो जाएगा? m इक्वल टू होता है v/u। तो v हो गया 60 प्लस में और u कितना हो गया -30। तो m हमारा आ जा रहा है -2। क्लियर? और पूछ रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन केसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2। 1 में अगर हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो m कितना आएगा? -60/-15 मतलब 4 आ जाएगा। और इसमें अगर निकालते हैं तो -4 आ जाएगा। तो बोल रहा है दोनों में मैग्निफिकेशन सेम है। लिस्ट 2 डिफरेंसेस इन द इमेजेस फॉर्म्ड इन दीज 2 केसेस। तो इसमें जो दोनों इमेज बन रहा है उस दोनों इमेज के बीच में 2 डिफरेंस बताना। पहले तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज होगा। इसमें मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब रियल होगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। ये 2 डिफरेंसेस है दोनों इमेजेस के बीच में। हालांकि दोनों का मैग्निफिकेशन का वैल्यू 4 है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्लियर? उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। एक लेंस का एबिलिटी, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कितना हद तक वो कन्वर्ज करा पाता है लाइट को, अगर कॉनकेव लेंस है तो कितना हद तक लाइट को डाइवर्ज करा पाता है, ये उसका पावर बताता है। ठीक है? और पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है दोस्तों P, दैट इज पावर इज इक्वल टू 1/f।
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है कि पावर जब आप कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, तभी जाके पावर को हम लोग डायप्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि फोकल लेंथ जनरली सेंटीमीटर में दिया रहता है, उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 बाई उस मीटर वाले फोकल लेंथ को करना, तब जाके आप पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और क्या है कि अगर दो से ज्यादा लेंसेज कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक साथ, तब इक्विवेलेंट पावर कैसे निकलेगा, तो 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, जितने भी लेंसेज कनेक्टेड रहेंगे। और अगर इसके पावर का बात करें तो इक्विवेलेंट पावर हो जाता है P1 प्लस P2। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, जब इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है मान लेते हैं, तो उसका फोकल लेंथ F1 मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, और एक कॉन्केव लेंस है उसका फोकल लेंथ 15, तो -15 लेंगे। तो जब इक्विवेलेंट पावर हम लोग निकालेंगे तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे 1 बाई 20, इसको प्लस में रखेंगे, प्लस 1 बाई -15 लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, साइन के साथ चलना है, पावर में भी और जब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में निकालेंगे तब भी। अगर पावर पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस, पावर नेगेटिव कनकेव लेंस। इतना ही कंटेंट को आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट चैप्टर जो लाइट का है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इतने चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिए इस वीडियो को देखकर, और झट झट अपने सैंपल पेपर को खोलिए और देखिए उसमें से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, और किस चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।